दोस्तों, कोमपल फिर हाजिर है। बहुत अरसा हुआ आपसे बात किए। कोरोना से डरते डरते, अपनों की सेहत और स्वास्थ्य की मनोकामना करते करते दिवाली, दशहरा सब चुपचाप जा गुजरा। लेकिन किसी न किसी अपने को खो भी दिया है हमने। ऐसी ही एक मेरी दिल के करीब मेरी लाइफ कोच डॉक्टर शशि सेठी, हमारे चंडीगढ़ की रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट, अब हमारे बीच नहीं रही। मेरी आज की कहानी उन्हीं को समर्पित। उनका जीवन उन्हें हजारों लोगों से मिलवा गया था, जिनकी दुआएं उनकी रूह को प्रभु चरणों तक जा पहुंचने में मदद जरूर कर रही होंगी। ये वो लोग हैं जो बीमार नहीं दिखते हैं, लेकिन अंतर्मन के युद्ध से थके हैं, निराश हैं। लेकिन डॉक्टर शशि सेठी की प्यार भरी बातचीत, काउंसलिंग, गाइडेंस, साइंटिफिक एनालिसिस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जैसी टेक्निक्स के साथ वो ये युद्ध जीत चुके हैं। मेरी ये कहानी एक ऐसे ही बच्चे की कहानी है। आओ बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सुने दिल से। मैं गाड़ी से उतरकर घर आ गया। मेरा घर शहर के दूर थोड़े जंगली इलाके में है। चारों तरफ लंबे चौड़े पेड़, कहीं दूर बहता एक बरसाती सा नाला। सुबह शाम पक्षियों की चहचहाहट, कभी कभी कुलांचे भरता कोई हिरण और कभी कभी काले बादलों को देखकर नाचता मोर, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा है। लेकिन कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं था। मैं 16-17 बरस का बच्चा, सर झुकाए, अपनी उंगलियां मसलता सा चुपचाप डॉक्टर अनुपमा के कमरे में बैठा था। छोटी सी उम्र में अपने मन को घोर व्यथा से भर बैठा था। मन होता था कहीं दूर चला जाऊं। मेरा वजूद मुझे अंदर तक दहला रहा था। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? कौन अपना, कौन पराया? क्या मेरी जगह यही है? सही है? मैं क्यों हूं? मकसद क्या है? छोटी सी उम्र पर बड़े कद के प्रश्न। हालात क्यों कर ऐसे थे मेरे आसपास बताना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे लिए ये वातावरण अनुकूल नहीं था, ये तय था। क्यों का उत्तर किसी के पास नहीं था। आसपास के सब भी तो अपनी अपनी जंग में लगे थे। किससे बात करूं? क्या हल मिलेगा? मेरा युवा मन भटक रहा था। खोज थी कोई। पढ़ाई से भागता रहा क्योंकि फोकस नहीं कर पाता था। मोबाइल मिल गया था तो अधिकतर समय उसी पर गवा दिया करता था। बस सच से भागने के तरीके थे सब। एक ही बात की खुशी होती थी और वो थी क्रिकेट बैट। उठाता था और घर से गायब। माँ रोकती तो कहता, नया सचिन पैदा हो रहा है माँ, रोको मत। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से क्रिकेट भी सही नहीं खेल पा रहा था। मन कहीं और मैं कहीं और, तंग आ गया था। तब मुझे यहाँ लाया गया, डॉक्टर अनुपमा के पास। तो मैं सर झुकाए उनके कमरे में बैठा था। उन्होंने मेरे मम्मी पापा को बाहर भेज दिया। मुझे बेहद रिलीफ महसूस हुआ। मैं उनके सामने अपने मन की बात नहीं कर सकता था। मुझे डॉक्टर अनुपमा की इस पहली दया पर बड़ा अच्छा लगा। हल्का सा लगाव हो गया मुझे उनसे। लेकिन मैं अब भी सर झुकाए बैठा था। उन्होंने कहा, कोई गुनाह, कोई गलती कर दी क्या बच्चे? सर झुकाए बैठे हो इस तरह? डर रहे हो क्या? इतने छोटे तो नहीं हो कि सोच रहे हो मेरे पास इंजेक्शन है और मैं लगा दूंगी। मैं ऐसी डॉक्टर नहीं हूँ बेटा। और वो हंसने लगी। हंसी थोड़ी इन्फेक्शियस थी, तो मैं भी मुस्कुरा दिया। अरे वाह, तुम्हारी स्माइल तो बड़ी घातक है बेटा। स्कूल में लड़कियां फिदा होती होंगी। और वो फिर हंस दी। मैं थोड़ा हैरान सा था, इतनी फ्रैंकनेस पहली मुलाकात में। लेकिन ये उनका मुझे सहज करने का एक अपना ही तरीका था। वो भी 16-17 की उम्र में आ खड़ी थी मेरे साथ बातचीत में। फिर बोली, चलो बेटा, अपने बारे में बताओ। घर में कौन कौन है? कौन तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता है? किसे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो? लेकिन सर उठाकर बताओ मुझे, सर झुका कर नहीं। उनका एक एक शब्द मानो शहद की बूंद, मुंह का और मन का स्वाद मीठा कर गई।
फिर मैं इतना ही बोल पाया, सब है घर में, ऑल गुड। उन्होंने कुछ नहीं कहा। आवाज दी, रॉबी। तभी दुम हिलाता एक गोल्डन रिट्रीवर आ खड़ा हुआ। मैं ना जाने कैसे उसे सहलाने लगा। मुझे तो कुत्तों से डर लगता था, फिर क्यों बिना घबराहट मैं रॉबी से खेलने लगा था। क्या था इस कमरे में कि मैं अच्छा महसूस कर रहा था? शायद ढेर सा प्यार, शांत पानी सा, जो मेरे अंदर की आग को ठंडा कर रहा था। फिर भी मैं उन्हें उनका जवाब नहीं दे पाया। मेरी चुप्पी मेरा जबरदस्त हथियार थी, मेरा पर्दा जिसके पीछे मैं छुप कर बैठा रहता था। प्यार महसूस किया जाता है, लेकिन अगर मन आग में झुलस रहा हो तो प्यार भी झुलस जाता है। इतना सब सोच तो लिया मैंने, लेकिन बोला कुछ भी नहीं। डॉक्टर अनुपमा ने मुझसे दोबारा ये सवाल कभी नहीं किया। एक क्वेश्चनेयर निकाला और मुझे दूसरे कमरे में बैठा दिया गया। उफ, मुझे ये काम बेहद नापसंद था। लिखना, उत्तर देना, मैं चुप रहकर अपनी दुनिया में खुश था। मुझे अपने प्रश्न ही सोने नहीं देते थे, तो अब ये नया प्रश्न पत्र क्या करता। पढ़ना शुरू किया। लगभग 50 प्रश्न, लेकिन मल्टीपल चॉइस, ये ठीक था। लंबे लंबे उत्तर लिखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, तो मैंने जल्दी ही क्वेश्चनेयर निपटा लिया। डॉक्टर अनुपमा ने मेरे उत्तर पढ़े। उनके चेहरे के हाव भाव मुझे कभी अपने सही और कभी गलत होने का अनुमान देते रहे। फिर उन्होंने कुछ मार्किंग की और मेरी तरफ देखा। तुम तो सुपर बच्चा हो। अरे भाई, आईक्यू तो अल्बर्ट आइंस्टीन के बराबर। वाह जी वाह। मैंने पहली बार नजर उठाकर उनका पूरा चेहरा देखा। सुंदर सी भली सी सूरत, आंखों में मेरे लिए इज्जत टपक रही थी। मेरे लिए। उन्होंने उठकर मेरे सर पर प्यार भरी थपकी दी। शाबाश बच्चे, तुम तो आसमान छुओगे। मुझे कभी इतनी सेल्फ एस्टीम महसूस नहीं हुई जितनी उस दिन हुई। कोई मेरी तारीफ कर रहा है, वो भी इतनी कम नंबर लाने की वजह से। मैं हमेशा पढ़ाई से दूर भागता था, और इसका उल्टा, पढ़ाई से दूर भागता था तो कम नंबर आते थे। लेकिन कभी किसी ने बताया ही नहीं कि मैं अच्छा भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा आईक्यू लेवल तो अल्बर्ट आइंस्टीन जैसा है। मुझे पहली बार खुद पर फख्र महसूस हुआ, पहली बार। चलो, अब ईक्यू यानी इमोशनल क्वेश्चन भी टेस्ट करते हैं। अरे तौबा, एक और टेस्ट? नहीं। लेकिन फिर सोचा, आईक्यू टेस्ट का रिजल्ट अच्छा है तो ईक्यू भी अच्छा ही होगा, चलिए ये भी सही। दूसरा टेस्ट दिया गया। बेहद पर्सनल सवाल, फैमिली, गर्लफ्रेंड, यहाँ तक कि ड्रग्स तक। कैसे दूं उत्तर? ये सब तो मेरे मन के भीतरी तहों तक छुपा रखे हुए उत्तर हैं, कैसे बता दूं? बिना जान पहचान, अभी पहली मुलाकात। मैं भी तो तेज बच्चा था। मैंने जानबूझकर ऊट पटांग उत्तर दिए, सच कुछ भी नहीं लिखा। पढ़कर डॉक्टर अनुपमा ने मेरी ओर देखा। चलो, अब सच्ची बात करते हैं। वर्बल, नो रिटर्न। मैं सकपका गया। इन्हें कैसे पता चला कि मैंने झूठ लिखा है? लेकिन आज समझ सकता हूँ कि इसी को अनुभव कहते हैं, एक्सपीरियंस विद सो मैनी पीपल साइकोलॉजी। पर मैं मेंटली थक गया इस सिटिंग के बाद। बिना एक भी शब्द बोले अनकहे शब्द घुटन बनकर दिलो दिमाग को थका दिया करते हैं। अब जान गया हूँ मैं। बोलना पड़ा था मुझे उस दिन, खुद ब खुद ही। डॉक्टर अनुपमा ने मेरे माँ पापा को फिर अंदर बुलाया और मेरी इतनी तारीफ की कि मैं फूला नहीं समा रहा था। घर आकर मैंने अपने अंदर एक नई ऊर्जा का आनंद महसूस किया। अपना क्रिकेट बैट उठाया और ग्राउंड में दोस्तों के साथ खेलते हुए खूब चौके छक्के मारे। मेरा आत्मविश्वास आज कुछ अनूठा ही था। क्यों? क्या डॉक्टर अनुपमा ने मुझे वो दिया था जो मेरे आसपास नहीं था? मुझ में विश्वास, मेरा स्वयं का, अपनों का। जाहिर है मेरा डॉक्टर अनुपमा से मिलना जुलना बढ़ गया। मैं खुश रहने लगा।
मैंने छोटी बड़ी घटनाओं को ज़्यादा देर तक जहन में घर बनाने से रोकना सीख लिया। मैंने अपने अंदर का अच्छापन खोने नहीं दिया। नो बिटरनेस, नो रिवेंज, वर्क टुवर्ड्स अ बेटर गोल, पीस एंड हैप्पीनेस। इन्हीं सब मुलाकातों के दौरान मैंने गौतम बुद्ध की कहानियां पढ़ी, देखी, सुनी। मन फिर उद्वेलित हो गया। मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, मैंने डॉक्टर अनुपमा से कहा। क्यों? उन्होंने पूछा। मैंने कहा, झंझटों से मुक्ति। नहीं मिलेगी, उत्तर मिला। क्यों नहीं? गौतम बुद्ध को भी मिली। मैं डिवाइन पावर से जा जुड़ूंगा और बस सब शांत। और तुम्हारे मम्मी पापा, उनका क्या? आप ही ने तो बताया था कि सब अपने कर्म के अनुसार जीवन जीते हैं, तो इसमें मेरा क्या रोल है? मामला अब गंभीर हो गया था। लेकिन मैंने महसूस किया कि मैं बिना डर के, बिना झिझके डॉक्टर अनुपमा के सामने अपनी सोच रख रहा था। ये एक बड़ा परिवर्तन था, मेरे जीवन का बड़ा परिवर्तन। डॉक्टर अनुपमा ने मुझे फिर एक क्वेश्चनेयर थमा दिया। लिखो, उन्होंने कहा। मैं लिखता गया। तहें खुलती गईं, रोशनी फैलती गई। मैंने अपने आप को इतना हल्का कभी महसूस नहीं किया। आंसुओं का दरिया था कि बंद ही नहीं हो रहा था, लेकिन उन आंसुओं के बह जाने के बाद मैं मानो एक लिबरेटेड सोल हो गया था। मुझे अचानक खुद से प्यार हो गया था। मैं अब जीना चाहता था जिंदगी को, उसके दिए सुख दुख के साथ। क्या मैं सयाना हो गया था? वक्त गुजरता रहा अपनी चाल पर। मैं पायलट बनूं या डॉक्टर, क्वेश्चनेयर हाजिर। मैं बिजनेस करूं या नौकरी, क्वेश्चनेयर हाजिर। मैं शादी करूं या ना करूं, क्वेश्चनेयर हाजिर। मेरे हर फैसले का हिस्सा हो गई थी डॉक्टर अनुपमा। 1-2 महीने में उनसे ना मिलूं तो लगता था मानो कोई मेरी राह ताक रहा है। पैर खुद ब खुद बहाना तलाश लेते उनके पास जा बैठने का। कोई समस्या हो या ना हो, बस मिलना था। कुछ साल बीत गए। मैंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर किया। आंखें मेरी, सपना मेरा, लेकिन दिशा उनकी। मन की गांठें खोलने की कला, बोलने की कला सीख गया था मैं। तभी आस्था, मेरी पत्नी, ने मेरा ध्यान तोड़ दिया। सुनिए, आज क्लिनिक पर एक बच्चा आया था, उसे शादी करनी है। लेकिन जानते हैं, वो डाउन चाइल्ड सिंड्रोम है। ऐसे में माँ बाप बहुत कंफ्यूज्ड और अपसेट हैं। आपकी क्या राय है? और हम दोनों अपने अपने तरीके से हल खोजने लगे। वो क्वेश्चनेयर बनाने लगी और कभी मैं खुद को वो बच्चा और कभी उसके माँ बाप सा महसूस करने लगा। कोई हल तो होगा। आस्था, डॉक्टर आस्था, मेरी पत्नी, अपना क्लिनिक चलाने लगी हैं। नाम है आओ बात करें। गाइडेंस सेंटर है जहाँ पे दसियों बच्चे दिन भर अपना रास्ता तलाशने आते हैं। मैं भी जंगल में बनी अपनी इस कोठी में कभी कभी शेर की दहाड़ सुनकर अपना बचकाना सा फैसला याद करता हूँ। मुझे संन्यास लेना है, जंगल में रहना है, कहा था मैंने। उत्तर मिला था, शेर से जीतना सीख लो पहले। मैंने अपने भीतर के शेर से जीतकर ये जंगल हासिल किया है, सेफ, सिक्योर, अपना सा। मेरी तलाश पूरी हुई। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी आओ बात करें। पहले भी मैंने एक ऐसी ही कहानी लिखी थी जिसका नाम था खिड़की, शायद आपको याद होगी। जीवन में उठते कई सवाल किसी भी उम्र का बंधन नहीं मानते, लेकिन उनका जवाब समय पर मिलना किसी अनहोनी को टाल सकता है। सही व्यक्ति, सही माहौल और बात, केवल बात, कभी कभी किसी की उलझन सुलझा सकते हैं। कोई अपना बेहद प्यारा यदि ये काम कर सके तो क्या कहना, पर यदि नहीं तो ढूंढ लें कोई डॉक्टर अनुपमा या फिर डॉक्टर शशि सेठी। ये कोई टैबू नहीं है,
दिमाग हमारे शरीर का हिस्सा है और उसे भी हक है कभी कभी थोड़ा थक जाने का, बीमार हो जाने का। जैसे कंप्यूटर का सीपीयू, वो भी तो कभी कभी वायरस से परेशान हो ही जाता है। तो जब लगे कि मदद चाहिए तो सीख हेल्प। बहने दीजिए जिंदगी को, कभी तेज कभी मध्यम चाल। बस रुकना नहीं, थमना नहीं। कहानी अच्छी लगी तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।